हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करने जा रहे हैं नीट 2022 के फिजिक्स पेपर को सॉल्व। तो एंड तक बने रहें और देखें किस तरह का सवाल आया और उसका सॉल्यूशन क्या है और क्या कॉन्सेप्ट लगा सवाल बनाने में। तो हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन है द डायमेंशन एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू, किससे मिल रहा है, ये किस फिजिकल क्वांटिटी का ये डायमेंशन है। तो सबसे ऊपर है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो चलिए मैग्नेटिक परमेबिलिटी को सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक परमेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स अपॉन लेंथ इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 I2 अपॉन आर। ये फॉर्मूला होता है। अब जब ये फॉर्मूला है तो हम इस फॉर्मूला को, हमें क्या चाहिए, म्यू नॉट चाहिए। तो हम सारे हिस्से को इधर भेज दे तो म्यू नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा F अपॉन एल इंटू आर अपॉन I1 I2। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, लेंथ का एल, और यहां पर हो जाएगा एल, और करंट का होता है एम्पियर, तो एम्पियर इंटू एम्पियर। तो एक एल से एक एल हो जाता है कैंसिल, तो हो जाता है एम एल टी माइनस टू और ए माइनस टू। तो ध्यान से देखिए ये तो वही है जो क्वेश्चन दे रहा है, मतलब ये किसका है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी का है। तो पहला ऑप्शन हमारा ये रहा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है आइडियल गैस अंडर गोज 4 डिफरेंट प्रोसेसेस फ्रॉम द सेम इनिशियल स्टेट एज शोन इन द फिगर below. Those processes are adiabatic, isothermal, isobaric and isochoric. The curve which represent the adiabatic process among 1 to 3 and 4 is क्या होगा। तो ध्यान से देखिए इसका सवाल तो इसी में बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए इस वाले के लिए प्रेशर कांस्टेंट है, इस वाले के लिए प्रेशर कांस्टेंट, मतलब ये 4 नंबर जो होगा ये हो जाएगा आइसोबारिक, ये हो जाएगा आइसोबारिक। एक नंबर वाले के लिए देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा आइसोकोरिक, आइसोकोरिक, है ना। और 2 और 3 में अगर आप ध्यान से देखिए तो जो 2 नंबर है वो ज्यादा, उसके पास स्लोप ज्यादा है, तो 2 वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडियाबेटिक, एडियाबेटिक। और थर्ड वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइसोथर्मल। ठीक है, थर्ड वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 4। 4 इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें से एडियाबेटिक के बारे में पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे सामने बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इतना है, द पावर पूछ रहा है। तो सब सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है ये सारे का सारा। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, म्यू ऑफ लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 1/r1 - 1/r2, यही फॉर्मूला है। और 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ही तो पावर होता है। तो पावर ही निकालना है, वैल्यूज पुट करते चले जाइए। तो लेंस का कितना दे रहा है 1.5, और सराउंडिंग कुछ नहीं बोला, मतलब एयर, मतलब 1 -1 और 1/r1। 1/r1 कितना है, दोनों ही इक्वी कन्वेक्स है ना, बाई कॉन्वेक्स मतलब दोनों सेम है। तो ये हो जाएगा 1/20। बस इसको सॉल्व कर देना है। सर ये प्लस क्यों हुआ, क्योंकि एक R1 आप लोगे 20, तो एक R2 साइन कन्वेंशन से हो जाएगा -20, क्योंकि ये लेंस है। तो इसका पॉजिटिव होगा और इस वाले का नेगेटिव होगा, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। और इसको सॉल्व कर दो तो 1.5 में से 1 गया तो कितना आया, ये आ गया 0.5 इंटू, और ये 1/10, ये आ गया 1/10। तो ये आ गया आपका पावर इज इक्वल टू 5/100। और ध्यान से देखिए ये सेंटीमीटर दिया है, क्या दिया, सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से 100 चला जाएगा, तो पावर आ गया आपका 5 डाइऑप्टर, और जो कि ऑप्शन नंबर है 1। ऑप्शन नंबर क्या है आपका 1। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म डिस्क, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट सेंटर, ये इसके एक्सिस से पास हो रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है नॉर्मल टू इट्स प्लेन रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्क अबाउट डायमीटर, ये डायमीटर वाला है, ठीक है। तो इस केस में आई कितना होता है, तो mr²/2, अगर इसका रेडियस आर है। इस वाले केस में क्या हो जाता है, mr²/4, mr²/4। इस दोनों ही केस का रेडियस ऑफ जायरेशन का रेशियो पूछ रहा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। ध्यान से देखिए अगर मैं I1 की बात करूं तो m² k1² और I1 कितना है mr²/2, तो m k1²,
ठीक है, एम के वन स्क्वायर, तो एम से एम कट गया, तो के वन की वैल्यू कितनी आ गई, आर बाई रूट टू। सिमिलरली के टू हम निकाल सकते हैं यहाँ, तो एम से एम कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, आर बाई टू आ जाएगा। ठीक है, रेशियो पूछ रहा है के वन बाई के टू, तो के वन बाई के टू की वैल्यू, ठीक है, के वन बाई के टू की वैल्यू, के वन बाई के टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो गई आर, के वन हो गया आर बाई रूट टू इंटू आर बाई, उल्टा लिख दिया मैंने, टू बाई आर, डिच्चिक रिच्चिक, तो कितना आ गया, रूट टू अपॉन वन, मतलब कि रूट टू इज टू वन। ऑप्शन नंबर है 4, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है नीट में, इसलिए नीट के पेपर से घबराना नहीं चाहिए कि बहुत। अब ध्यान से देखिए, कहता है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड द इक्विपोटेंशियल, ये पॉजिटिव चार्ज हमने रख दिया, ये आर डिस्टेंस है ये, और ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ध्यान से देखिए, ये तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये कितना बना रहा है, 90, जाहिर सी बात है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, दैट इज 1, ऑप्शन 1। 80 सेकंड मिलते हैं क्वेश्चन पर, लेकिन उससे कम में ही सवाल बनने वाले पूछे गए। उसके बाद कहता है टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास इतना इतना है रिस्पेक्टिवली, टू एंड्स ऑफ ए रॉड लेंथ 10 मीटर, तो ध्यान से देखिए, यहां पर हमने डाल दिया 10 केजी, यहां पर डाल दिया हमने 20 केजी, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर विद नेग्लिजिबल, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है, ऑफ द सिस्टम फ्रॉम 10 केजी से पूछ रहा है, तो ध्यान से देखिए, हमें R1 निकालना, तो हो जाएगा m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू आर। फॉर्मूला, m2 कितना है, 20, 20 और 10 30, आर की वैल्यू 10, कट गया, 20/3, ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर 4 ये रहा। फॉर्मूला याद है, नीट का पेपर आप चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सेकंड क्या होगा। ठीक है, तो डी, फॉर्मूला होता है dn इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो u तो सब में जीरो है, ये आ गया g बाई टू 1, मतलब सिंपली g बाई टू आ गया। सेकंड की बात करूं अगर मैं, तो g बाई टू, और 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। d3 की बात करूं मैं, तो g बाई टू, 3 दूनी चाहिए, कितना आ गया, 5 आ गया। d4 की बात करूं मैं, तो d4 की अगर मैं बात करूं कितना आ जाएगा, g बाई टू, 4 दूनी 8, और 8 में से 1 गया तो कितना है, 7। समझ में आ रही बात, तो ये अब इसका रेशियो निकालना है, सिंपल, जी बाई टू सब में से कट जाएगा, तो आ जाएगा 1:3:5:7, और ऑप्शन देखो कौन सा है, ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका, फर्स्ट। ये क्या ही पूछ रहा है यार, ये क्या ही पूछ रहा है। इसके बाद देखिए, स्फेरिकल बॉल इज डिप ड्रॉप ऑन लॉन्ग कॉल्यूम ऑफ हाई विस्कस, ये लॉन्ग कॉल्यूम है और इसमें हाई विस्कस भरा हुआ है, ठीक है, और बॉल को ड्रॉप किया गया, बॉल को ड्रॉप किया गया, तो जाहिर सी बात है जब आप ड्रॉप करोगे तो यू तो इसका जीरो होगा, तो ध्यान से देखो यू किसमें जीरो नहीं है, डी में नहीं है, तो डी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। अब उसके बाद जैसे ही, अब कॉमन सेंस वाली बात है, जैसे ही ये इसमें आएगा तो इस पर विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जैसे नॉर्मल लगता है उस तरह लिक्विड में विस्कस फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी और एक टाइम बाद कांस्टेंट हो जाएगी, जिसे हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ए तो होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट रहेगा नहीं, तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि 4 नंबर इसका सही जवाब है। बात समझ में आई। अगला सवाल देखिए, कहता है द एंगुलर स्पीड ऑफ ए फ्लाई व्हील मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम इतना 16 सेकंड, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो ओमेगा इनिशियल दे दिया आपको, ओमेगा इनिशियल कितना दे दिया, ओमेगा इनिशियल दे दिया 1200 आरपीएम, तो इसको चेंज कर दो, 1200 रिवॉल्यूशन मतलब पाई, और कितने 60 सेकंड, तो डिच्चिक डिच्चिक, और 2 तिहाई 6 और 3 से 40, तो कितना आ गया 40 पाई, ओमेगा इनिशियल आएगा 40 पाई। ओमेगा फाइनल निकाल लो, ओमेगा फाइनल निकालो, ओमेगा फाइनल निकालोगे कितना आएगा, 3120 आरपीएम, ठीक है, तो 3120 आरपीएम मतलब कि फिर से वही 2 पाई बाई 60, 2 तिहाई 6 और ये कट गया 3 का 3 और 3 चौके 12, 104, मतलब फाइनल कितना आ गया 104 पाई।
अब क्या ही है, एक्सेलरेशन निकालना, फॉर्मूला अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टी। तो ओमेगा फाइनल कितना है 104 पाई, ये कितना है 40 पाई, टाइम कितना है 16 सेकेंड, तो ये आ गया 464 पाई अपॉन 16 और 16 चौके 64, तो अल्फा आ गया 4 पाई रेडियन, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ऑप्शन नंबर है 4, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रही बात। फ्रिंजेस, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितना याद रखिएगा, 8 फ्रिंजेस इन अ सर्टेन सेगमेंट ऑफ स्क्रीन, सर्टेन सेगमेंट ये याद रखना, 600 नैनोमीटर पर वेवलेंथ इज यूज्ड, ठीक है। अब इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज चेंज टू 400 नैनोमीटर, अगर वेवलेंथ क्या हो गया 400 नैनोमीटर पर चेंज हो गया, तो नंबर ऑफ फ्रिंज इट सेम रीजन पर। तो सबसे पहले फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी, ठीक है। तो कह रहा है सेम रीजन, मतलब y इज इक्वल टू, वाई सेम होगा दोनों के लिए, y सेम है, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, क्योंकि y सेम है। तो अब वैल्यूज पुट करते चले जाओ, लैम्डा 1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो n1 बीटा इज इक्वल टू n2 बीटा, ठीक है, बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। तो n1 और बीटा 1 की जगह क्या पुट करेंगे, तो लैम्डा 1 डी बाई डी और n2 लैम्डा 2 डी बाई डी। तो सिंपली आप देख सकते हो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। आपसे पूछ रहा है n2 की वैल्यू कितनी होगी, तो n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। अब ध्यान से देखो, वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा n1 कितना है 8, आपसे पूछ रहा है तो n2 और लैम्डा 1 कितना है 600 बाई लैम्डा 2 कितना है 400, डिचिक 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 4 दुनिया 8 कितना आ गया इंटू 12, इंटू कितना आ गया 12, मतलब कि ऑप्शन नंबर 2, 2 इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है। इसके बाद ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एम वेव रेडियो वेव, तो मैं आपको लिख दूं एम रेडियो वेव, एम माइक्रो, ठीक है, इंफ्रा और एक्स रेज। इसके सीक्वेंस कुछ ऐसे हैं कि ये होता है 10 टू द पावर 2, फिर 10 टू द पावर -2, फिर 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -10। अब मिला लो, जो इसका सही सीक्वेंस होगा वही इसका आंसर है। ए एम 10 टू द पावर 2 होता है, मतलब कि ए का हो जाएगा 2, ठीक है, 2 ए का हो जाएगा 2, ठीक है। उसके बाद -2 किसका होगा, माइक्रो का, तो ये हो जाएगा बी, 3 का बी, ठीक है। उसके बाद 10 टू द पावर -4 सी, और ये हो गया डी। तो ध्यान से देखिए, ए का 3, ए का 2, ए का 2, बी का 3, सी का 4, डी का 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। बात समझ में आ रही। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स एसोसिएटेड मोमेंटम p इज क्या होगा। तो सिंपल, जो डी 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 ब्रॉगली वेवलेंथ होता है वो होता है लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। और जब इनवर्सली इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, प्रोपोर्शन का इनवर्स रिलेशन आ जाएगा, तो जो ग्राफ बनेगा उसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कुछ ऐसा होता है, तो ध्यान से देखो ऐसा वाला किस में है, सर 2 में है, तो 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई बात। चलिए अगला देखते हैं, व्हेन लाइट प्रोपागेट्स थ्रू अ मटेरियल मीडियम, वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल, जो स्पीड ऑफ लाइट आप लिखते हैं वो एक्चुअली में होता है म्यू नॉट, सी इज इक्वल टू म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट मैग्नेटिक परमिबिलिटी और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो यहाँ मीडियम की बात हो रही है, तो मीडियम की जब हम बात करेंगे तो मीडियम में हम लिखेंगे म्यू और एप्सिलॉन, ठीक है, म्यू और एप्सिलॉन। और आपको रिलेटिव वाला रिलेशन पता होगा, म्यू की जगह लिख सकते हैं म्यू नॉट म्यू आर और एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। अब इसमें से v इज इक्वल टू 1/√अंडर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लो और म्यू आर और एप्सिलॉन आर को अलग कर लो। ध्यान से देखो, ये तो c है, तो v इज इक्वल टू c बाई
म्यू आर एप्सिलॉन आर, और ये है ऑप्शन नंबर 2, ये ऑप्शन नंबर 2 है। समझ में आई बात? चलिए अगला देखते हैं। इफ अ सोप बबल एक्सपैंड द प्रेशर इनसाइड द बबल, क्या होगा? ये क्या ही पूछ रहा है, जाहिर सी बात है प्रेशर उसका डिक्रीज होगा। कैसे डिक्रीज होगा? प्रेशर उसका डिक्रीज होगा, और कैसे डिक्रीज होगा ये कमेंट करके बताओ मुझे, इसको मैं एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूं, कमेंट करके बताइए आप मुझे। कहता है बॉडी ऑफ मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स इतना व्हेन प्लेस्ड एट पार्टिकुलर पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट कितना होगा? तो आपने इलेक्ट्रिक, ये देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था उसी से ये मिलता जुलता है, क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज। तो अगर मैं ई ग्रेविटेशन की बात करूं तो फोर्स ग्रेविटेशन अपॉन मास, सिंपल। आपसे ई ही तो पूछ रहा है, तो फोर्स कितना दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है 3 न्यूटन, ठीक है। मास कितना है? 60 ग्राम है, मतलब कि केजी में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड देंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ये आ गया 3 दूनी 6 और 2 से ये कट गया 50 बार में, मतलब कि आ गया 50 न्यूटन पर केजी। ध्यान से देखो तो ये ऑप्शन नंबर है आपका 4, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रही ही है बहुत? इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन द एलिमेंट एक्स क्या होगा? ध्यान से देखिए 11Na, ये है x, इसमें से एक प्रोटॉन निकला है, याद रखना प्रोटॉन निकला और ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। तो प्रोटॉन निकला है तो जाहिर सी बात है कि यहां पर जब प्रोटॉन निकला है तो मास नंबर तो सेम रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा, लेकिन जो z है, z को हम क्या लिखेंगे? 11 इज इक्वल टू जेड प्लस 1। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11 माइनस 1, तो z की वैल्यू आ जाएगी 10। मतलब जो x होगा ना वो कुछ ऐसा होगा 22 और 10। देखो 22 और 10 कौन है? नियोन, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रही है बात? द एलिमेंट एक्स जो है वो क्या है? नियोन है। क्या ही पूछता है ये। इसके बाद देखें, कहता है लेट T1 एंड T2 बी दी एनर्जी of an electron in the first and second excited states of a hydrogen atom respectively according to the Bohr's model of atom, the ratio of T1 and T2 क्या होगा? ठीक है, T1 एंड T2 एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड, तो E इज इक्वल टू होता है, EN इज इक्वल टू होता है -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं फर्स्ट एक्साइटेड की बात करूं, फर्स्ट एक्साइटेड दैट इज n इज इक्वल टू 2, ठीक है 2, तो कितना हो जाएगा ये? तो T1 की वैल्यू है -13.6, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सेकंड एक्साइटेड स्टेट की बात करूं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो T2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी? -13.6, और सेकंड मतलब n इज इक्वल टू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। दोनों का रेशियो पूछ रहा है, तो T1 अपॉन T2, तो T1 कितना है? -13.6 अपॉन 4 इंटू 9 बाई -13.6, और ये डिच्चिक डिच्चिक तो 9:4 और 9:4, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ध्यान से देखिए ऑप्शन नंबर 2 है इसका करेक्ट ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अगला देखिए, लाइट रे फॉल्स ऑन अ ग्लास सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एट एन एंगल, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज वुड बी कितना होगा? सिंपल, ये लाइट रे ऐसे आई, कितने से इंसिडेंट हो रही है? 60 से। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये जाहिर सी बात है 60 से आई है तो 60 से जाएगी, लेकिन ये कितने से गई नहीं पता, तो हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे। साइन आई, आई कितना है सर? 60 बाई साइन आर नहीं पता है, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है और इसमें कुछ नहीं दिया, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, तो √3/2 इज इक्वल टू √3 साइन आर, तो डिच्चिक डिच्चिक मतलब आर की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। आर की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। आर की वैल्यू 30 है। अब ध्यान से देखते चलो, ये 60 था तो ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, ये 30 था तो ये 60 हो गया, मतलब कि ये एंगल हो गया है 90 डिग्री, और ऑप्शन नंबर है 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रही है बातें? बहुत बढ़िया, शाबाश। A shell of mass m is at rest initially,
explodes into three fragment having mass इतना 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 इतना. The fragment having equal mass fly off along mutually perpendicular direction with the speed of the third कितना होगा. ध्यान से देखिए, शेल ऑफ मास जो है वो इनिशियली रेस्ट में था, तो मोमेंटम कंजर्व है, पूरे केस में पी कंजर्व है. मोमेंटम कंजर्व, जब मोमेंटम कंजर्व है तो जितना इनिशियल होगा उतना ही फाइनल होगा. तो इनिशियली तो जीरो है, तो फाइनल. ठीक है, अगर फाइनल की मैं बात करूं तो P पूछ रहा है कि थर्ड का क्या होगा, जो तो P थर्ड जो होगा ना, द स्पीड ऑफ P थर्ड इज इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस, ठीक है, P1 माइनस P2. ठीक है, P3, क्योंकि इधर P1 P2 P3 लिखेंगे तीनों का मोमेंटम. अब कह रहा है दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलरली निकल गया है, तो जो वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी. वेलोसिटी हो जाएगी सिंपल, दोनों का म्यूचुअली परपेंडिकुलरली निकल गया है तो दोनों की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. लेट्स एक्सप्लोर थ्री फ्रैगमेंट हैविंग मास इतना इतना इतना, मास इन हैविंग इक्वल मासेस, having mass in the ratio इतना. if the fragment having equal masses fly off along इतना mutually, the speed of the third कितना होगा. सबसे पहले तो P1 का m1 लिख लो. m1 हो जाएगा कितना, m1 कितना हो जाएगा 2m, m2 हो जाएगा 2m और m3 हो जाएगा m. ठीक है, इक्वल वाला निकल गया है फुर होकर. ठीक है, फुर होकर, हैविंग इक्वल मासेस फ्लाई ऑफ अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद स्पीड v, दोनों v से ही निकला है, क्या ही है. तो P3 इज इक्वल टू, ठीक है, P3 इज इक्वल टू रूट अंडर 2mv स्क्वायर प्लस 2mv स्क्वायर. ठीक है, ये mv है, इसका u मान लो. ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4m स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर वी स्क्वायर. तो कितना हो गया, 4 4 8 m स्क्वायर वी स्क्वायर. ठीक है, mu, तो कितना हो जाएगा 2 रूट mv mu रिचिक रिचिक. तो v u की वैल्यू कितनी आ गई, 2 रूट 2v. 2 रूट 2v देखो तो कौन सा है, पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, 2 रूट 2v. बात समझ में आ रही है. अगला सवाल ध्यान से देखिए, कहता है टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r1 एंड r2. r1 बड़ा है और r2 छोटा है, r1 बड़ा है और r2 छोटा है. तो पोटेंशियल हैव चार्ज इक्वल, q सेम है, q सेम है, q इज इक्वल टू, q दोनों पर सेम है. तो पोटेंशियल क्या होगा, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है kq बाई r. ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है कि ये ऊपर वाला हिस्सा तो कांस्टेंट है, तो v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, r के. तो जिसका r ज्यादा होगा पोटेंशियल उसका कम होगा. ठीक है, जिसका r ज्यादा होगा पोटेंशियल उसका कम होगा. तो ध्यान से देखो, r1 तो r2 कम है तो v2 ज्यादा होगा और v1 कम होगा. सिंपल इनवर्स है. तो मतलब कि जो छोटा रेडियस है उस पर चार्ज, उसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर. बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. अगला सवाल देखिए, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा किसका, कंडक्टर्स में. ठीक है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है. ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम. और जब टेम्परेचर बढ़ेगा, n बढ़ेगा तो सेमीकंडक्टर में I बढ़ जाएगी, और I बढ़ेगी मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाएगी. तो इंक्रीज फॉर कंडक्टर्स, रेजिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, डिक्रीज फॉर सेमीकंडक्टर. बात सही है, पहला ही ऑप्शन होगा. अगला सवाल देखते हैं, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स मेक्स एंगल इतना इतना इतना, और आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटी. सिंपल, v1 बाई v2, और दोनों का स्लोप निकाल लेंगे. एक का स्लोप है tan 45 और एक का स्लोप है tan 30. उल्टा लिख दिया क्या, इसको 30 कर लो, क्या ही है यार, tan 30 और ये हो गया tan 45. tan 30 कितना होता है, 1 बाई रूट 3 इंटू 1, तो 1 इज टू रूट 3, मतलब ऑप्शन नंबर है 2. 10 सेकंड के सवाल है ये सब, 10 सेकंड के. कहता है स्क्वायर लूप साइड इतना, रेजिस्टेंस इतना, प्लेस्ड इतना, द मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा. सिंपल, मैग्नेटिक फ्लक्स
का फॉर्मूला होता है फाई बी इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स है 0.5 टेस्ला और एरिया कितना है 1 और कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो सिंपल 0.5 वेबर, मतलब ऑप्शन नंबर 4। समझ में आ रही है बातें? बहुत बढ़िया। चलिए अब ध्यान से देखिए, इसमें कहता है कि दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द टू जंक्शन आर इक्वल इन किस में होगा। ध्यान से देखो, ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड बाइज्ड है, ये भी फॉरवर्ड बाइज्ड है, याद रखिए, और ये वाला भी फॉरवर्ड बाइज्ड है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों फॉरवर्ड बाइज्ड है, इसलिए पोटेंशियल सेम होगा, मतलब बोथ करेक्ट, ए एंड सी इज